गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1। चैप्टर 1 विलियन। ठीक, सॉल्यूशन। पिछली कक्षाओं में हमने विलयन के बारे में जाना था। विलयन क्या होता है, सांद्रता कैसे निकालते हैं विलयन की, और उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया वाष्प दाब, हेनरी का नियम पढ़ा, राउल्ट का नियम पढ़ा। तो हम राउल्ट के नियम तक पूरा कवर कर चुके थे। आई होप वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का टॉपिक है हमारा अणुसंख गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अणुसंख गुणधर्म। ठीक, पिछला यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताते जाइए और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करिए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मज़ा आएगा और क्लास उतनी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमें पढ़ना अणुसंख गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, तो विलयन में दो प्रकार के गुण होते हैं विलयन के। एक ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिव होते हैं, ठीक, यानी कि जो उसमें मौजूद विलेय या विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। और एक प्रकार के गुण ऐसे होते हैं जो प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उनकी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे वाष्प दाब, तो वाष्प दाब किस पर निर्भर कर रहा था? वाष्प दाब निर्भर कर रहा था कि विलयन में आप वाष्पशील पदार्थ घोल रहे हो कि अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे हो, यानी कि विलेय की प्रकृति पर निर्भर कर रहा था। लेकिन जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अणुसंख गुणधर्म होते हैं, वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? विलेय के कणों की संख्या पर, ना कि उनकी प्रकृति या पहचान पर। याद रहेगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर बात? सिंपल सी बात आप समझो कि सरल शब्दों में यदि आप समझें तो अणुसंख गुणधर्म क्या है? आप पानी में नमक डाल रहे हैं या चीनी डाल रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा? कणों की संख्या से। यदि कणों की संख्या बराबर है तो इनके गुण भी कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। चाहे आप नमक मिलाओ, चीनी मिलाओ, ग्लूकोज मिलाओ, कुछ भी आप मिलाओ, सिमिलर ही रहेगा। यानी कणों की संख्या समान होने पर इनके गुणों में जो प्रभाव आएगा वो समान आएगा। तो अणुसंख गुणधर्म की परिभाषा आपको याद रहेगी हमेशा। ऐसे गुणधर्म जो क्या करते हैं? विलयन में मौजूद विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, इस बात पर निर्भर करते हैं, ना कि इस बात पर कि उनका नेचर कैसा है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम 4 अणुसंख गुणधर्म पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 4। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। पहला क्या पढ़ते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा आप पढ़ते हैं क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तीसरा पढ़ते हैं आप हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ते हैं आप? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, और लास्ट आप पढ़ते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चारों आपको याद होने चाहिए। कौन से 4 गुणधर्म हैं? पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन और चौथा है परासरण दाब। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए पहले से शुरू करते हैं।
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, शॉर्ट में क्या लिख देंगे, RLVP। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि जब हम किसी विलायक में कोई पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब घट या बढ़ जाता है। पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, जब कोई विलयन होता है तो विलयन से क्या बनती है, वाष्पें बनती हैं, और वाष्पें बनते बनते क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, गतिशील साम्यावस्था आ जाती है। गतिशील साम्यावस्था पर विलयन की वाष्पें विलयन की सतह पर जितना दाब लगाती हैं उसको कहलाते हैं वाष्प दाब। उसको क्या कहते हैं, वाष्प दाब। अब हमें पता है कि यदि हम कोई आवासशील पदार्थ मिलाते थे तो वाष्प दाब कम हो जाता था, कोई वाष्पशील पदार्थ मिलाते थे तो वाष्प दाब बढ़ जाता था। ठीक है, आवासशील पदार्थ मिलाने पर क्या होता है, वाष्प दाब कम हो जाता है, और इसी को ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और जब हम इसको किसकी तुलना में निकालते हैं, शुद्ध विलायक के मूल वाष्प दाब की तुलना में इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। सिंपल सी बात। ठीक है, यानी कि हमारा जो शुद्ध विलयन का वाष्प दाब था P0 था, शुद्ध विलायक का, विलयन क्या हो गया PS, तो कमी कितनी आई, P0 में से क्या घटा दिया, PS घटा दिया, और इसका रेशियो किसके साथ हमने वापस ले लिया, P0 के साथ ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है ये किसके बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये विलेय के मूल प्रभाज, किसके बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, याद रहेगा। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यदि हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू सॉल्यूट ऑफ मोल। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलयन में विलेय का मूल अंश या मूल प्रभाज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम जो x है उसको कैसे लिख सकते हैं, विलेय के मूल बटे में कुल मूल, n+n बराबर कुल मूल। तो हमने इसको क्या लिख दिया, आपेक्षिक अवनमन को क्या लिख दिया, n अपॉन में n+n लिख दिया। यहाँ स्मॉल n क्या है, विलेय के मूल है, कैपिटल N क्या है, विलायक के मूल है। सपोज करो विलयन क्या है, विलयन अत्यंत तनु है, विलयन क्या है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है। जब बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है तो n प्लस जो n होगा वो लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा कैपिटल N के। किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल N के। यानी कि जो नीचे वाला स्मॉल n है, ठीक है, जो ये वाला स्मॉल n है इसको लगभग कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। जब बहुत ज़्यादा तनु है तो क्या होगा, विलायक के मूल ज़्यादा होंगे, विलेय के मूल बहुत कम होंगे। यानी कि विलायक के मूलों की तुलना में विलेय के मूल क्या होंगे, निग्लेजिबल होंगे। तो जो कैपिटल N प्लस स्मॉल n है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल N के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब विलयन क्या होगा, बहुत ज़्यादा तनु होगा तो क्या होगा, विलेय के मूल विलायक की मूल की तुलना में क्या हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे। यानी कि कैपिटल N प्लस स्मॉल n लगभग किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल N के बराबर हो जाएगा। तो यदि इसी फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n अपॉन n, यानी कि P0 माइनस PS, ये हो गया वाष्प दाब का अवनमन, बटे में फिर P0 लिख दिया तो ये हो गया आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल n बटे में कैपिटल N। क्लियर बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सा है ना, कोई दिक्कत क्या है भाई। जब हमने क्या मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, एक बार देख लेते हैं दोबारा, अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा, शुद्ध विलायक का है P0 और विलयन का क्या है PS,
तो पी नॉट में से क्या हो जाएगा, पी एस घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन। जब हम क्या करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस के बटे में क्या कर देंगे, फिर पी नॉट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपेक्षिक अवनमन। क्या हो जाएगा, आपेक्षिक अवनमन। वो किसके बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के। और विलेय के मूल प्रभाज होते हैं एन अपॉन में एन प्लस एन। और आपको पता है कि जब क्या हो, विलयन तनु हो, ज्यादा तनु हो, तो ये स्मॉल एन क्या हो जाएगा, यहाँ वाला 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एन अपॉन में कैपिटल एन। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत बताइए फटाफट, कोई दिक्कत, क्लियर ना। चलिए सवाल लगा लेते हैं इसके। जब सवाल लगाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कह रहा 18 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम पानी में घोला गया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें क्या ज्ञात करना है, पी नॉट माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट फाइंड आउट करना है। ये किसके बराबर होता है, तो विलेय के मूल बटे में विलायक के मूल प्लस विलेय के मूल। तो यदि हम मोल निकालें, विलेय के मूल निकालें, स्मॉल एन निकालें, तो कितना है, विलेय का ग्राम भार कितना 18 और अणुभार कितना 180, कट कर दिया तो 0.1 आ गया। और विलायक के निकालेंगे, कैपिटल एन निकालें, तो विलायक का ग्राम भार कितना 180 और अणुभार कितना 18, तो कितने आ गए, 10 आ गए। कितने आ गए, 10। तो जब हम ये निकालेंगे अपेक्षिक अवनमन, तो क्या आ जाएगा, 0.1 अपॉन में 10 प्लस में 0.1। इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये विलयन तनु है तो इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो 0.1 अपॉन में 10, यानी कि ये आपका आ जाएगा 0.00, सॉरी एक 0 ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा दे रहे हैं। कितना आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.1, इतना आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। क्लियर बात, कोई दिक्कत। सबसे पहले हमने क्या किए, विलेय के मूल निकाले, तो विलेय के मूल कितने आए, 18/180, यानी कि 0.1 आए। विलायक के मूल निकाले तो 180/18, यानी कि 10 आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूले लगा दिया अपेक्षिक अवनमन का, और हमने देखा कि बहुत कम है। अब विलायक के मूल आपके 10 हैं और विलेय के मूल कितना 0.1 है, तो लगभग कम है, हम इसको तनु मान सकते हैं, तो लगभग इतना आएगा। या फिर आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ज़्यादा करेक्ट आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 0.0099 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको इतना भी कर सकते हैं। क्लियर बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा 30 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम पानी में घोला गया, विलेय के मूल निकालिए और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन निकालिए। ठीक है, तो स्मॉल एन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, विलेय कौन है, यूरिया, तो यूरिया का गिवन कितना दिया है 30, ग्राम भार कितना दिया 30, अणुभार कितना है 60, तो 30/60 यानी कि 0.5। ठीक है, और जब हम विलायक के मूल निकालेंगे तो विलायक के कितने आएंगे, विलायक का कितना दिया है ग्राम भार 90, अणुभार कितना होता है 18, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। जब हम मोल प्रभाज निकालेंगे, तो मोल प्रभाज क्या होता है, स्मॉल एन बटे में कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, यानी कि 0.5 अपॉन में 5 प्लस में 0.5, यानी कि आ जाएगा 0.5 अपॉन में 5.5। इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात, कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई फटाफट, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ें। फिर कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा लगभग 0.0909 समथिंग, इतना आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। अब आपको पता है कि जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज ऑफ सॉल्यूट।
तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी इतना ही आ जाएगा 0.0909 सेम। वाष्प का अवनमन भी कितना होगा, इतना ही हो जाएगा। क्लियर बात, इतना समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 298 डिग्री केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है। हाँ, तो P0 बराबर कितना हो गया, 23.8 mmHg हो गया। कह रहा 50 ग्राम यूरिया घोली गई, 850 ग्राम जल में घोल दी गई। ठीक है, 50 ग्राम यूरिया कितने में घोल दी गई, 850 ग्राम जल में घोली गई। तो विलयन के लिए जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए और आपेक्षिक अवनमन भी निकालिए। तो स्मॉल एन पहले निकाल दें। तो स्मॉल एन कितना होगा, यूरिया कितना दिया 50 ग्राम, तो 50 बटे में कितना हो जाएगा 60 यूरिया का। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे में 6। अभी इतना ही लिख लेंगे। कैपिटल एन कैसे निकलेगा, कैपिटल एन कितना दिया है 850 बटे में कितना 18, यह आ जाएगा आपका कैपिटल एन। क्लियर बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है सॉल्यूट का। तो क्या होगा, स्मॉल एन बटे में कैपिटल एन प्लस में स्मॉल एन, यानी कि स्मॉल एन कितना आया था 5 बटे 18 बटे में 850 बटे में 18 प्लस में 5 बटे 6। हल कर लेते हैं इसको। तो 5 बटे 6 को ज्यों का त्यों रखते हैं, नीचे वाले को पहले हल करते हैं। ठीक है, तो लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा 850 प्लस में 15 बटे में 18। अब ये 18 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा यहाँ, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 गुणा में 18 बटे में 865। कितना हो जाएगा, जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 865। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, 90 में क्या कर देंगे 865 का भाग कर देंगे। कितना कर देंगे, तो ये आ जाएगा लगभग 0.1040, इतना आ जाएगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक बताइए। सबसे पहले हमने क्या निकाले, विलेय के मूल निकाले, फिर विलायक के मूल निकाले, फिर हमने मूल प्रभाज निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मूल प्रभाज। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप इतनी बात आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ठीक है, आगे बढ़े। अब कह रहा है कि आपको निकालना है PS निकालना है। क्या निकालना है, विलयन का। तो आपको पता है कि P0 माइनस PS अपॉन में P0 बराबर क्या होता है X। ठीक है, तो आपको P0 कितना दिया है, P0 दिया है आपका 23.8। कितना दिया है 23.8 दिया है, 23.8 mmHg। तो हमने इसको रख लिया, कितना हो गया 23.8 माइनस में PS अपॉन में फिर 23.8 बराबर में कितना आया था 0.1040। ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा ट्रांसफर करने पर। ठीक है, तो 23.8 माइनस PS बराबर क्या हो जाएगा 0.1040 मल्टीप्लाई बाई 23.8। उसको क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। 0.1040 का मल्टीप्लाई किससे करा देंगे 23.8 से। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.475। ये आपका आ जाएगा 2.475 इतना आ जाएगा। अब आपको निकालना है PS। क्या निकालना है PS, तो PS कैसे निकलेगा 23.8 से क्या कर देंगे, इसको 2.475 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, फिर 2, फिर 3, ठीक है, 0.21, तो कहता आ जाएगा 21.325 mmHg आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा सवाल है, इस प्रकार के सवाल बोर्ड में भी आते हैं। दोबारा समझ लेते हैं। कह रहा कि 23.8 mmHg था शुद्ध जल का वाष्प दाब। इसमें 50 ग्राम यूरिया 850 ग्राम पानी में घोल दी गई। ठीक है, तो यदि हम मोल प्रभाज निकालना तो पहले तो दोनों के मोल निकालेंगे। तो विलेय के मोल कितने आए, 50/60 यानी कि 5/6। विलायक के निकाले तो 850/18 रख लिया जो कहते हैं। ठीक है, हमने विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र लगा दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, 5/6 बटे में ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो कितना आया आपका 0.1040 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, पीएस निकालना था। तो हमने देखा कि जो रिलेटिव लोअरिंग होती है वो किसके, मोल प्रभाज के बराबर होती है। तो यहाँ हमने इक्वल में रख दिया और कैलकुलेट कर लिए तो कितना आया 21.325 आ गया। क्लियर, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 1 विलियन का जल का वाष्प दाब कितना है, 12.3, पी नॉट कितना दिया है 12.3 किलो पास्कल दिया है। ठीक है, इसमें 1 मोलल अवाष्पशील विलेय का विलयन बनाया जाए तो इसका वाष्प दाब निकालना है। ठीक है, तो कितना है, मोललता बराबर क्या होती है, विलेय के मोल। 1 मोलल बनाया तो विलेय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलेय के मोल कितने हो गए 1 और विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। तो यहां से हमें क्या मिल गया, विलेय के मूल तो मिल गए 1 है, लेकिन विलायक के मूल नहीं मिले। तो विलायक के मूल निकाल लेंगे। विलायक के मूल कितने हो, कैपिटल एन कितने हो जाएंगे 1000। तो इसका क्या है, द्रव्यमान है, और उसमें भाग किसका दे दिया 18 का। तो कितना आ जाएगा, 55.55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55.55। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत बता दीजिए लोग फटाफट। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे आपको क्या निकालना है, विलयन का वाष्प दाब निकालना। तो आपको क्या निकालने पड़ेंगे, मूल प्रभाज। मूल प्रभाज कैसे निकलता है, स्मॉल एन बटे में कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, यानी कि 1 बटे में 1 प्लस में 55.55। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, 1 में भाग कर देंगे, ये जुड़ के कितने हो जाएंगे 56.55 हो जाएंगे। तो ये बराबर कितना आ जाएगा 0.0176 लगभग इतना आपका आ जाएगा। क्लियर बात। ठीक है, डिवाइड करना आपको। अब आपको क्या निकालना है, पीएस निकालना है। क्या निकालना है, पीएस। तो आपको पता है पी नॉट माइनस पीएस बराबर अपॉन पी नॉट बराबर क्या होता है, मूल प्रभाज होता है। यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा 0.17 कितना हो जाएगा 0.0176। तो आपका पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट का वैल्यू रख देंगे। पी नॉट का वैल्यू कितना दिया था सवाल में, फटाफट बताइए भाई कितना दिया था। पी नॉट का वैल्यू दिया था 12.3। कितना दिया था 12.3। तो हो गया 12.3 माइनस में पी एस बटे में ये 12.3 इस साइड का है में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो 1.6 गुणा में 12.3। इसको क्या कर लेंगे, गुणा करा लेंगे तो 0.76 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 12.3। तो ये आ जाएगा बराबर में, ये आ जाएगा 0.216।
कितना आ जाएगा 0.216। और आपको यदि क्या निकालना है, पी एस निकालना है, तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा 12.3 में से क्या घट जाएगा 0. ठीक है, चलिए हम दशमलव लगा दे रहे हैं, हम ये दशमलव हो गया 216, तो यह आ जाएगा 480.12, तो 12.048 ये आ जाएगा किलो पास्कल, मिलियन का वास्तव। समझ में आ गई बात इतनी? कोई दिक्कत? फटाफट बताओ भाई, इतने सवाल समझ में आए? तो ये एक सवाल आपके लिए होमवर्क है। ये क्या है? होमवर्क है। आज से हम होमवर्क देंगे। इस सवाल का क्या करना है, आंसर कमेंट करना है आपको। इस सवाल को लगाना है और आंसर कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग आंसर कमेंट कर पाते हैं, आंसर निकाल पाते हैं। सवाल दिया है, किसी वाष्पशील विलेय का जो मोलर द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम पर मोल है, का कितना द्रव्यमान 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलना चाहिए कि उसका वाष्प दाब उसके मूल वाष्प दाब के 80% तक कम किया जा सके। यानी कि मूल वाष्प दाब कितना है, यदि 100 है तो विलयन का कितना हो जाए, ऐसे आप लगा सकते हैं, हिंट दे दे रहे हैं। पी एस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको लगाना है, देखते हैं आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।